हैं 30 प्रश्न, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। पेपर 2 पास करने के लिए आप लोगों के लिए एसएसटी का पेपर पास करना आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसमें से 60 नंबर में से अगर आप लोग 40 नंबर भी ला देते हैं तो समझिए आपका पेपर 2 निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोग पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के एसएसटी पेपर 2 के पेपर में। यहाँ पे 30 प्रश्न रखे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा करा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और यहाँ पे बंधुत्व के आदर्श किससे प्रेरित है? तो पहला यहाँ पे करा है किस देश से लिए गए हैं? तो पहला करा है कि अमेरिकी संविधान से। दूसरा करा है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति से। तीसरा करा है कि रूसी क्रांति से। चौथा करा है कि ब्रिटिश संसद से। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले का किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है न्याय, स्वतंत्रता और समानता का, बंधुत्व का आदर्श किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है कि आपकी फ्रांसीसी क्रांति से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो होगा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत यहाँ पे क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो आदर्श हैं फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 79 सॉरी यहाँ पे 1789 से लिए गए हैं। सो फ्रांस के यह नारे जो है यह नारे के रूप में इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें यहाँ पे आपका राइट आंसर गया था फ्रांसीसी क्रांति के साथ। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका यहाँ पे सेकंड, जिसपे हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है। ये कह रहा है संपूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पहली बार कब और कहाँ पे पारित किया गया था? तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि 1930 लाहौर अधिवेशन में। दूसरा कह रहा है यहाँ पे 1929 में कलकत्ता अधिवेशन के साथ में। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि 1931 कराची अधिवेशन में। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि 1928 नेहरू रिपोर्ट में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। तो दूसरे का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे आपका पहले के साथ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 1930 लाहौर में। ठीक, लाहौर में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ गया है? यहाँ पे पहले की बात करेंगे इसकी व्याख्या में देख लेते हैं क्या कह रहा है। व्याख्या में बताया गया है यहाँ पे कि 1929 में लाहौर अधिवेशन जो आईएनसी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें यहाँ पे संपूर्ण यहाँ पे स्वराज की प्रस्तावना को पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को इसे स्वतंत्र यहाँ पे दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितने दिवस को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1930 को इसे स्वतंत्र रूप के दिवस में मनाया गया था। और ये कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। आगे बढ़ देंगे यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है? यानी जो मौसम परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहला कह रहा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। दूसरा कह रहा है पृथ्वी की कक्षा का झुकाव। और तीसरा कह रहा है पृथ्वी की परिक्रमा और धुरी का झुकाव दोनों। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि सूर्य की गति के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का किसके साथ जाएगा? तो आप लोगों को पता है कि जो पृथ्वी होती है ये 23.5 डिग्री अंश यहाँ पे झुकी हुई है। इस तरीके से आपका ग्लोब होता है, इस तरीके से झुकी होती है आपका। और ये जो है अपनी परिक्रमा और धुरी के झुकाव दोनों के कारण क्या होता है? यहाँ पे जो पृथ्वी पे ऋतुओं का परिवर्तन है इसका कारण बनता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो जाएगा आपका तीसरे का, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कर रहा है देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया है? बताया गया कि पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अपनी धुरी 23.1/2 यानी 23.5 अंश झुकी हुई है, जिसमें झुकाव और परिक्रमा के कारण जो मौसमें हैं यानी ऋतुएं हैं, जैसे में आपके गर्मी हो गई, सर्दी, वर्षा, इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है और आपके जो पृथ्वी उस पर उसका असर पड़ता है। आगे बढ़ेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि हरित क्रांति जो ग्रीन यहाँ पे रिवोल्यूशन है वो उसका मुख्य कारण क्या है? तो पहला कह रहा है कि उद्योगों का विकास। दूसरा हमारा कह रहा है कि कृषि उत्पादन का बढ़ावा। तीसरा कह रहा है वन क्षेत्र का बढ़ना। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि निर्यात बढ़ना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग यहाँ पे चौथे का। तो चौथे का अगर हम बात करेंगे तो कृषि उत्पादन का बढ़ना ही आपका क्या है? हरित क्रांति के यहाँ पे अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरा। और क्यों है आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया कि 1960 के दशक में हरित क्रांति का उद्देश्य जो था उच्च उत्पादन वाली फसलों जैसे HYV यानी सीड जो है, रासायनिक खाद, सिंचाई और तकनीकी के माध्यम से जो यहाँ पे कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के अंतर्गत आता था। तो इसे क्या कहा जाता था? यहाँ पे हरित क्रांति के अंतर्गत जाना गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर किसके साथ गया था? यहाँ पे आपका दूसरे के साथ गया था। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे आपका क्या कौन सा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न ये कह रहा है आपका कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था
का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो पहला करा 42वें संशोधन द्वारा, दूसरा करा के 44वें संशोधन द्वारा, तीसरा करा आपका यहाँ पे 73वें जो संशोधन द्वारा, और यहाँ पे चौथा का करा कि यहाँ पे 74वां संशोधन के द्वारा। तो पांचवें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? भारतीय पंचायत राज व्यवस्था जो असंवैधानिक यहाँ पे संवैधानिक दर्जा है जो संशोधन कब किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का किसके साथ जाएगा? पांचवें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 73वें संशोधन में किया गया था। इसकी व्याख्या क्या है याद देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है उसको भी बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग देखिएगा। इसमें बताया गया है कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की व्यवस्था को यहाँ पे वैधता मिली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा गया था, 73वें यहाँ पे 73वां जो था आपका संशोधन उसके द्वारा यहाँ पे किया गया था। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न छठा है। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। छठे प्रश्न में क्या कह रहा है कि इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व का क्या महत्व है? पहला कह रहा है कि केवल धार्मिक ग्रंथों का व्याख्या करना, केवल शब्द दिया है तो काट दीजिएगा, किसी एक पर यहाँ पे इंगित करता है। और दूसरा कह रहा है कि अवशेषों और यहाँ पे कह रहा है वस्तुओं के माध्यम से अतीत को समझना, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे इतिहास की बात किया है तो इतिहास में क्या है? पुराने चीजों, अवशेषों और वस्तुओं के माध्यम से अतीत को समझना है, क्या है आपका यहाँ पे इतिहास है, उसका अध्ययन करना। अवशेषों का अध्ययन करेंगे, वस्तुओं का अध्ययन करेंगे और अतीत के बारे में जानेंगे, तो ये आपका आ जाएगा अध्ययन, पुरातत्व और यहाँ पे इतिहास के बीच में। लेकिन कल्पना की बात कर रहा है, कल्पना आपकी तार्किक होगी और यहाँ पे केवल राजाओं के इतिहास की बात कर रहा है जो कि गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बात करेंगे इसकी व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो पुरातत्व है यहाँ पे आर्कियोलॉजी जो होता है इतिहास का सबसे यहाँ पे वह शाखा है जो पुरानी वस्तुओं और यहाँ पे शिलालेखों, औजारों, सिक्कों के अध्ययन से अतीत की सभ्यताओं को समझने में मदद करती है। बात करेंगे यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखिए यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, ये करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो यहाँ पे कह रहा है कि 1930 महात्मा गांधी के द्वारा, दूसरा कह रहा है कि 1921 नेहरू के नेतृत्व में, और यहाँ पे 1932 सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, और यहाँ पे 1942 यानी पटेल के नेतृत्व में किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? कमेंट करिए सभी से, जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे सातवें का किसके साथ जाएगा? तो सातवें का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। 1930 महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की गई थी, और कहाँ की गई थी आइए देख लेते हैं इसमें। और इसके अंतर्गत क्या कौन कौन से लोग आते हैं? यहाँ पे कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के नाम से कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, जिसका उद्देश्य जो था ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना, कि इसमें हम किसी भी यहाँ पे हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, अहिंसा के माध्यम से यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इसका विरोध करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहले के साथ गया था 1930 के। बात करेंगे यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। तो आठवां प्रश्न देखिए यहाँ पे आपका क्या करा कि मानसून शब्द का अर्थ क्या है? तो पहला करा कि तापमान का परिवर्तन, दूसरा करा मौसमी पवन का परिवर्तन, तीसरा करा कि अस्थायी हवाओं का बहाव, और यहाँ पे चौथा करा है वर्षा का स्रोत। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे के, या फिर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? आठवें का। देखिए आठवें का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे मौसमी पवन परिवर्तन के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या में देखिए बताया गया है कि मानसून जो है अरबी शब्द मौसम से बना है और जिसका अर्थ होता है मौसम। यह दक्षिण पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी और यहाँ दिशा में बहने वाली मौसमी पवन यहाँ पे प्रणाली से है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है? नवा प्रश्न आपका क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का यहाँ पे जो पदयुक्त जो इम्पीच होता है वो करने का अधिकार किसे है? पहला प्रधानमंत्री को, लोकसभा को, और यहाँ पे कह रहा है कि संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका नौवां किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा? आपका तीसरे के साथ जाएगा। इसका आंसर होगा आपका तीसरा। इसमें संसद जो होंगे आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों के यहाँ पे द्वारा यहाँ पे पदच्युत किया जाता है, चुना जाता है। करने के यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है कि संविधान अनुच्छेद जो संविधान के अनुच्छेद है 61 के अनुसार राष्ट्रपति को केवल संसद यानी दोनों संसदों के द्वारा अभियोग यानी जो इम्पीचमेंट होता है उसके द्वारा हटाया जा सकता है, यानी उनको हटाने की क्रिया जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के यहाँ पे जो सांसद है उसके द्वारा हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 10वें प्रश्न के, तो 10वां कह रहा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो पहला कह रहा है कि केवल निजी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, दूसरा कह रहा है कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का दोनों का यहाँ पे सह अस्तित्व, और यहाँ पे चौथा कह रहा है विदेशी निवेश पर आधारित अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 10वें का। तो 10वें का जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, निजी सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों का सह संबंध होगा। ठीक, बढ़ेंगे यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्याख्या में बताया गया है आपका कि भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित जो है, इसमें सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर और निजी यानी प्राइवेट सेक्टर दोनों का यहाँ पे क्षेत्र में काम करते हैं। बढ़ेंगे यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। ये प्रश्न बहुत ही बेहतर है। ये कह रहा नील आंदोलन जो इंडिगो या पे रिवोल्ट है क्या है, यहाँ पे कहाँ हुआ था। तो पहला करा पंजाब में हुआ था, यहाँ पे बिहार में हुआ था, महाराष्ट्र में, बंगाल में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के, दूसरे के, तीसरे के या फिर चौथे के, किसके साथ जाएगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग 11 के। तो 11 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे नील आंदोलन जो हुआ था ये आपका तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे बंगाल में, यहाँ पे बंगाल में हुआ था। क्या है इसकी विशेषता और व्याख्या क्या है इसको देख लेते हैं। 1959 से 60 में बंगाल में किसानों ने यूरोपीय नील किसानों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे नील आंदोलन कहा जाता है। बढ़ेंगे यहाँ पे अपने 12वें प्रश्न पे। 12 का देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। ये हमारा कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। प्राकृतिक चक्र होता है, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि और सौर विकिरण की कमी, और यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। तो 12 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों का वृद्धि, यानी जो भी उत्सर्जन होती है ज्यादा से ज्यादा उस पर यहाँ पे निर्भर करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। व्याख्या क्या है उसे देख लेते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसों की अधिकता से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है, जिसे क्लाइमेट चेंज के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां का प्रश्न क्या कर रहा है, बाल श्रम किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा कह रहा है कि संवैधानिक उपचार का कारण है यहाँ पे अधिकार। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का किसके साथ जाएगा, इसका आंसर जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार के साथ जाएगा बाल श्रम। बात करेंगे यहाँ पे इसकी व्याख्या में। इसके बताया गया कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के किसी भी कारखाने, खदान में काम करना अपराध माना जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यानी 14वें प्रश्न पे। तो 14 का यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है इसको देख लीजिए। ये कह रहा है आपका लोकतंत्र का सबसे बड़ा बल क्या है। राजा की शक्ति, जनता का भागीदारी, सेना की ताकत, और यहाँ पे धर्म का प्रभाव। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र कितना बड़ा और कितना मजबूत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका यहाँ पे इसमें बताया गया है कि लोकतंत्र जनता के द्वार और जनता के लिए शासन, इसकी शक्ति यहाँ पे जनता और सहभागिता में निहित होती है, जिसके कारण क्या होती है आपकी सत्ता बची रहती है या फिर चलती है, जिसके द्वारा चुने जाते हैं यहाँ पे सांसद। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 15वें पे। 15 का देखिए क्या कर रहा है। ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि भारत में नदी घाटी परियोजना किस उद्देश्य से बनाई जाती है। तो पहला पर्यटनों के लिए, और यहाँ पे करा मत्स्य पालन के लिए, तीसरा करा कि बहुउद्देशीय उपयोग, सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण में, और यहाँ पे चौथा करा कि परिवहन। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का किसके साथ जाएगा, 15 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 13 तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे बहुउद्देशीय, यहाँ पे उद्योग, यहाँ पे उपयोग और सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण पे। बढ़ेंगे इसकी जो व्याख्या है उसमें देख लेते हैं क्या कर रहा है। व्याख्या में बताया गया कि नदी घाटी परियोजना जैसे यहाँ पे भांगड़ा, नांगल, और यहाँ पे कह रहा कि दामोदर घाटी जैसे जल संसाधन के बहुआयामी उपयोग हेतु बनाई गई है, जिसमें बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। बात करेंगे यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का देखिए क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। कह रहा है कि संसदीय लोकतंत्र का क्या अर्थ क्या है। तो पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति के अधीन शासन, दूसरा कह रहा है कि संसद के सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्चता वाला शासन, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि न्यायपालिका का नियंत्रण, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि सेना द्वारा शासन। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 16 का। अगर हम 16 की बात करें तो इसमें आएगा सांसद और सर्वोच्चता वाला शासन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। बात करेंगे इसकी व्याख्या में। व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है। बताया गया कि भारत में शासन प्रणाली सांसदीय लोकतंत्र और पर आधारित है, जहां पर कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे 17 का कह रहा है कि आर्थिक विकास को मापने का प्रमुख सूचकांक क्या है। साक्षरता दर, दूसरा कह रहा है प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या घनत्व, मृत्यु दर। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का किसके साथ जाएगा, 17 का जाएगा प्रति व्यक्ति आय जो होती है आर्थिक विकास के लिए मापने के सूचकांक होती है, क्योंकि इसमें आर्थिक की बात किया है तो आर्थिक से ही संबंधित होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। व्याख्या में देखिए इसमें क्या बताया गया कि किसी भी देश की आर्थिक मुख्यतः प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम से आंका जाता है कि एक व्यक्ति की इनकम इसमें क्या है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 18वें प्रश्न पे ये देखिए कह रहा है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों
कर्तव्य जो होता है किस अनुच्छेद से वर्णित है? पहला कह रहा है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, 51A और एक कह रहा है कि अनुच्छेद 370। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 18 का। ये जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जाएगा। 51A के अंतर्गत क्या है आइए देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था उसके तहत यहाँ पे 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आपको अगली वीडियो में दिखा दिए जाएंगे कौन कौन से यहाँ पे मौलिक कर्तव्य, संविधान की भी क्लास चलाई जाएंगी। 19 की बात करें तो इतिहास शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला करा है यहाँ पे अतीत की घटनाओं को याद करना, दूसरा करा है रटना और दोहराना, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना, सही है आपका, यही सही होगा। तिथि पर याद करना, दोहराना, रटना, याद करना, ये नेगेटिव पॉइंट है आपका। तीसरा आंसर जो होगा आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक, बढ़ेंगे यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। व्याख्या देख लेते हैं क्या करा है। इसमें बताया गया कि इतिहास का उद्देश्य केवल तथ्यों याद करना नहीं बल्कि विद्यार्थियों में सोचना, तुलना करना और विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित करना होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20वां का प्रश्न आपका क्या करा है। क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में, और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि लाइव में आप लोग के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंचे। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF आपको वहां से मिल जाएगा। 20 का करा है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधि में प्रोजेक्ट पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला करा है कि विद्यार्थियों को रटने और का आदत डालना, रटना आपका गलत होगा। केवल सिद्धांत को सिखाना गलत होगा। अनुभव आधारित अधिगम देना, यही आपका क्या होगा? राइट होगा। तीसरा आपका परीक्षा में अधिक अंक लाना आपका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, लेकिन उससे पहले इसकी व्याख्या क्या है। प्रोजेक्ट पद्धति विद्यार्थियों में किसी सामाजिक यहाँ पे करा समस्या विषय पर कार्य करने और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवसर देता है। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 21 का प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके प्रयासों से किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा, यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 21 का जाएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के साथ जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पे आंसर होगा आपका दूसरा। आंसर करेक्ट होगा कौन सा आपका? कौन सा होगा यहाँ पे? दूसरा। बढ़ेंगे इसकी व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है कि 1885 में, याद रखिएगा 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा ब्रिटिश ICS अधिकारी थे जो कि भारतीय नेताओं में सहयोग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीयों की राजनीतिक चेतना को संगठित करने के रूप में किया गया था। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 22 में देख लेते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। 22 का पूछा है कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को किस रूप में जाना जाता है? राष्ट्र का प्रमुख, यहाँ पे सरकार का मुखिया, संसद का अध्यक्ष या फिर न्यायपालिका का यहाँ पे प्रमुख। इसका देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछ सकता है 22 का। तो 22 में देखिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा सरकार का मुखिया होता है। वो कौन होता है? मुखिया होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे जाएगा सरकार का मुखिया। इस समय कौन है आपका? प्रधानमंत्री जो है आपका यहाँ पे आप लोग पता होगा, कमेंट में बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि कौन इस समय आपके प्रधानमंत्री हैं। बात करेंगे यहाँ पे आपके व्याख्या में बताया गया कि प्रधानमंत्री सरकार द्वारा वास्तविक प्रमुख होता है, जो कि जबकि राष्ट्रपति जो होता है केवल संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद को कार्य करती है, यानी जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा ही मंत्रिपरिषद जो है कार्य करते हैं। अगर 23 की बात करें तो 23 में देखिए क्या पूछा गया है। जलवायु और मौसम का मुख्य अंतर क्या है? करा कि दोनों का एक ही है। करा है कि मौसम दीर्घकालीन और जलवायु अल्पकालीन होता है। तीसरा करा जलवायु दीर्घकालीन होता है और यहाँ पे मौसमी अल्पकालीन होता है। और यहाँ पे चौथा करा दोनों यहाँ पे मापन समान तरीके से होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 23 का किसके साथ जाएगा? देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, जो मौसमी होती है दीर्घकालीन नहीं होती है, अल्पकालीन होती है, और यहाँ पे जो दीर्घकालीन होते हैं ये जलवायु होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा सही होगा। यहाँ पे जलवायु जो होता है दीर्घकालीन होता है और मौसमी जो होता है अल्प, यानी मौसम थोड़े दिन के लिए होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन जो होता है कभी भी हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि मौसम जो प्रतिदिन बदलने वाला स्थिति है, जबकि जलवायु किसी स्थान के लंबे समय तक यानी 30 वर्षों से अधिक मौसमी स्थिति को दर्शाती है। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 24 का देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करते चलिएगा सभी लोग। 24 का यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ में कह रहा है कि केवल समान अवसर देना। देखिए केवल शब्द दिया है, तुरंत कटेगा। अमीरों की विशेष अधिकार दिया है, अमीरों की नहीं होगा। समाज के सभी वर्गों के समान अवसर और अधिकारों की बात करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। केवल यहाँ पे चौथा कह रहा है अनुसूचित जातियों के लिए नहीं, इसलिए सभी लोगों के लिए समान रूप से होती है, कार्य करती है। आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पे इसकी व्याख्या में बताया गया है कि सामाजिक न्याय का उद्देश्य जो है समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना भेदभाव और यहाँ पे समान अवसर समान अधिकार देने का सम्मान प्रदान करती है। बात करेंगे यहाँ पे
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25वां। करा कि किस वर्ष में भारत योजना आयोग यानी करा है कि प्लानिंग यहाँ पे कमीशन जो है आपके स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे पहला करा कि 1947, 1950, 1951, 1955। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। करेंगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कहाँ बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और करेक्ट आंसर बताइएगा। क्या करेक्ट आंसर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस वर्ष भारत में योजना आयोग की प्लानिंग की गई थी। पहला सही होगा 1947, दूसरा करा है 1950, तीसरा 1951 और चौथा करा है कि 1955। इसमें से कौन सा सही होगा आप लोग जल्दी से कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर आप ही लोगों को बताना है। तो बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे 26 का कह रहा है कि लाल बल पाल त्रिमूर्ति किसके लिए प्रसिद्ध थी। पहला करा कि स्वाधीनता संग्राम के उदारवादी नेता के लिए, दूसरा करा है आपका क्रांतिकारी नेता के लिए, तीसरा गरम दल नेता के लिए, चौथा करा है कि यहाँ पे सामाजिक सुधार के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 26 का किसके साथ जाएगा। तो 26 का जो जाएगा यहाँ पे गरम दल यहाँ पे नेता के लिए हुआ था। ठीक, गरम दल के नेता कौन थे, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गरम दल के नेता कौन थे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे इसकी व्याख्या पे, व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। व्याख्या में बताया रहा है कि लाल यानी लाला लाजपत राय, बल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन्होंने उग्र राष्ट्रवाद प्रतीक को माने जाने के लिए इनको जाना जाता है। बात करेंगे 27वें प्रश्न पे। तो 27 का देखिए क्या करा है। संविधान की परिभाषा के अनुसार कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि केवल प्राकृतिक पदार्थ का संसाधन नहीं, ये तो गलत हो गया। मनुष्य द्वारा उपयोग में लाए गए या फिर उपयोग किए गए पदार्थों का संसाधन एकदम सही है। हर वस्तु स्वाभाविक रूप से संसाधन है, हर वस्तु संसाधन नहीं है। यहाँ पे कह रहा है चौथा कह रहा है कि केवल ऊर्जा के स्रोत केवल एक टेबल दे रहा है। राइट आंसर आपका जाएगा मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाले पदार्थों को संसाधन है, हर एक संसाधन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा, जो चीज का आप उपयोग करेंगे वही तो संसाधन है। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे इसकी व्याख्या पे कह रहा है कि संसाधन वे वस्तुएं हैं जिसके घटक और जिन्हें मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी बना लिया जाता है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। बात करेंगे यहाँ पे 28 का प्रश्न करा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। पहला करा कि केवल धर्म का पालन करना, दूसरा करा सभी धर्मों का समान दृष्टि यहाँ पे दृष्टि रख देखना, और तीसरा करा कि धर्म को राजनीति से जोड़ना, और चौथा करा धर्म का विरोध करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 28 का किसके साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा होगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका करेक्ट होगा। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ कोई भी धर्म नहीं है, राज्य धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान आदर यहाँ पे जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि जो धर्मनिरपेक्ष है इसे कब जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था। कि भारत सेकुलर है, ये कब जोड़ा गया था। सभी धर्म समान है, ये कब जोड़ा गया था। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों का उदाहरण नहीं है, किसमें लेन देन की बात नहीं हो रही है। पहला कह रहा है कि शिक्षक का वेतन, ये आपका आर्थिक है इसलिए ये गलत हो गया। डॉक्टर का मरीज को शुल्क लेना, ये भी आपका सही है, इस आधार पर गलत है। माँ अपने बच्चों को पढ़ा रही है, यही आपका क्या है ऑप्शन गलत है और यही सही होगा। किसान फसल बेचता है तो उसमें आर्थिक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका तीसरा सही होगा, माँ अपने बच्चों को पढ़ाना। तो यहाँ पे राइट आंसर गया था आपका तीसरे के साथ गया था। यहाँ पे इसमें बताया गया कि आर्थिक गतिविधि वे हैं जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष आय होती है। माँ अपने बच्चे को बिना किसी परिश्रम के यहाँ पे पारिश्रमिक के पढ़ाती है, इसलिए ये आर्थिक गतिविधि नहीं है। बात करेंगे आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। करा कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में मानचित्र का यहाँ पे प्रयोग क्यों आवश्यक है। पहला करा कि कक्षा को सजाने के लिए, दूसरा करा विद्यार्थियों को मनोरंजन करने के लिए, तीसरा करा स्थानीय अवधों को यहाँ पे अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, चौथा करा यहाँ पे परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे किसके साथ जाएगा, तो तीसरे का राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जल्दी से यहाँ पे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका राइट आंसर तीसरा होगा। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि मानचित्र जो मैप है शिक्षण में विद्यार्थियों को भौगोलिक स्थान, दिशा, दूरी के संबंधों में समझने में सहायता करती है। ये विजुअल जो है दृश्यात्मक अधिगम के उत्कृष्ट साधन है। तो राइट आंसर आपका गया था यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। और ये थी आज की क्लास। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए। अगर क्लास आप लोगों को बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात आप लोगों से करनी है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, उसे आप लोग जान लेंगे तो बेहतर तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से एग्जाम में पास हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों के लिए कुछ नोट्स बनाए गए हैं। क्या है, टैग वर्ड के आधार पे नोट्स बनाए गए हैं। आप किसी को भी चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। खास करके यहाँ पे 99 रुपये में मात्र यहाँ पे आप लोगों को नोट्स मिल रहे हैं सीटेट के।
आप लोगों ने देखा होगा किसी का 599 होगा, किसी को 499 होगा, किसी का यहाँ पे 1000 होगा, किसी का इससे ऊपर। लेकिन मेरे नोट्स जो है यहाँ पे 99 रुपये में आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे NCERT के। आप लोगों को चाहिए तो आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप लोग क्या करेंगे PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपना प्रिपरेशन जारी रखिएगा। आशा करते हैं आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत ही बेहतर होगा। फरवरी में जो भी होगा SST की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि 60 नंबर का होता है, उसमें आप लोग क्या करेंगे अच्छे से, अगर 40 नंबर ला दिए तो आप लोग एग्जाम अच्छे से क्रैक कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।